हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी अबाउट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट समावेशी शिक्षा हो जाता है। इसके जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन है, यानी 2016 के, 2017, 2018, 2019 और 2022 और 2023, इन सभी जो जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी को सॉल्व करेंगे एक ही क्लास में। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो दो आप लोगों के 20 और 21 यानी 2020 और 2021 के इसमें छूट रहे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए आपको सब्सक्राइब करना रहता है, क्योंकि इससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती है और जब नोटिफिकेशन पहुंचती है तो आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं, ठीक है ना। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य बच्चे होते हैं तो 70 से कम IQ वाले, या 70 से 80 IQ वाले, या 90 से 110 IQ वाले, या 110 से ऊपर IQ वाले। तो आपको पता है जो सामान्य बच्चे होते हैं तो वो 90 से 110 IQ वाले होते हैं, और उससे ऊपर के बच्चे जिनका IQ लेवल ऊपर का होता है वो प्रतिभाशाली बच्चों में आते हैं। और प्रतिभाशाली बच्चों का जो IQ लेवल है वो 140 से ऊपर तक चला जाता है, 180 190 तक। और जो सामान्य से नीचे होते हैं, मंदबुद्धि बच्चे कहलाते हैं, वो भी कई श्रेणियों में विभाजित हैं, लेकिन यहाँ पे सामान्य बच्चों की बात की जा रही है। तो आपका 90 से 110 IQ लेवल हो जाता है। किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? तो हैबिट ने, हीवर्ड ने, क्रो ने, क्रिक ने। तो हैबिट हो जाते हैं आंशिक, यहाँ पे आपका है आंशिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है। अक्षम यानी वो सक्षम नहीं है, वो अक्षम है। सक्षम मतलब होता है कि वो सही है ना, और अक्षम मतलब ये होता है उनमें प्रॉब्लम है। तो यानी 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में। तो आंशिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया गया है 4 वर्गों में। इनको कर सकते हैं। आंशिक दृष्टिबाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं? तो उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से, समतल लेंस की सहायता से, या किसी भी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो लेंस की तो आवश्यकता पड़ती है, यानी उत्तल लेंस की सहायता से आंशिक दृष्टि दोष वाले बच्चे क्या कर सकते हैं? तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका हो जाता है श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है। श्रवण यानी मतलब सुनने में दोष है, बच्चा सुन नहीं पा रहा है, तो कान से बाहर भी दोष हो सकता है, कान के अंदर भी दोष हो सकता है, और कान के मध्य भी दोष हो सकता है। इसलिए आपके सभी ऑप्शन राइट हैं। तो आपका जो दा ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त तीनों। निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? तो अस्थिबाधित यानी अस्थियों में कोई विकार है ना। तो हकलाना, मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब और पांव फिरना। तो इसमें सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं जो अस्थिबाधिता होती है वो क्या क्या होती है। तो मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब, पांव फिरना, ये सभी हो जाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव पूछा गया है तो हकलाना ये इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं 70 या इससे कम, तो बिल्कुल नहीं, ये तो राइट ही नहीं है। तो मंदबुद्धि बच्चों का होता है 100 या इससे कम, ये भी नहीं है आपका। 140 या इससे अधिक, तो जी हाँ, जो आपका जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है उसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 या इससे अधिक भी हो सकती है। और 120 या इससे कम, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। इस तरह से आपका सा ऑप्शन जो है वो राइट है। निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? जॉन्स का है, शिक्षा आयोग का है, रायबर्न का है, या स्किनर का है? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है वो स्किनर है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है, ये कथन है। तो ये कथन कार्ल रोजर्स का हो जाता है।
परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, तो गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से या कहानी के माध्यम से। तो क्या कह रहे हैं, परामर्श में व्यक्तियों को तो वार्तालाप करके यानी वार्तालाप के माध्यम से। तो सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो लखनऊ में, बरेली में, वाराणसी में या इलाहाबाद में। तो आपका आंसर इलाहाबाद हो जाता है। परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है, तो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक। तो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी ये आपका राइट हो जाता है। विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक है, तो शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन एवं परामर्श। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि द ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। तो इसमें क्या बताया जा सकता है आपका, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है। क्योंकि परामर्श और निर्देशन में यही तो होता है, भाई आप ऐसा करें तो ज़्यादा सही रहेगा, आप ये चीज़ ना करें। ऐसे भी तो होता है ना कि भाई आप डीएलएड में पढ़ रहे हैं, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो हम आपसे यही तो कहेंगे कि भाई आप लोग अच्छे से नोट्स तैयार करो, अच्छे से पढ़ाई करो, टाइम दो। हाँ, टाइम अपना बेकार ना करना। तो क्या करना है ये भी बताया और क्या नहीं करना है वो भी हमने आपको बताया है ना। तो ये हो जाता है आपका, यानी कि क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों का सुनने का डेसिबल स्तर होता है, तो कितना होता है, 35 से 51 डेसिबल, 55 से 69 डेसिबल, 70 से 79 यानी 89 डेसिबल है, 89 89, और 90 से 100 डेसिबल। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 90 से 100 डेसिबल। तो यहाँ पे आपके 2016 के कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो जाता है 2017 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो 4 भागों में बांटा जा सकता है। TAT के द्वारा परीक्षण किया जाता है, तो शैक्षिक, मानसिक, व्यक्तित्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका व्यक्तित्व हो जाता है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्या होती है, भाषा एवं वाणी की समस्याएं, और दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं, श्रवण और प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाता है। कैसे, धीमी गति से जो बच्चे सीख रहे हैं उनमें भाषा एवं वाणी की समस्या भी होगी, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं भी होगी, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की भी समस्या होगी, यानी उपयुक्त सभी जो है वो आपका राइट है। अस्थि बाधिता के कारण है, जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी, उपरोक्त सभी। तो जो अस्थि बाधित हो जाती है, तो जब बच्चे की पैदाइश होती है, उसका जन्म होता है, तो क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये कमियां पाई जाती हैं कि उनका कोई ना कोई भाग कैसा होता है, तो डैमेज होता है ना। और कभी कभी बीमारी की वजह से ऐसा हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, दुर्घटनावश जो है कोई दुर्घटना हो जाती है अचानक में, तो उससे भी अस्थि बाधिता हो जाती है। तो यानी उपयुक्त सभी ये आपका राइट हो जाता है। वाग दोष के प्रकार है, वाग दोष यानी बोलने में, तो हकलाना, तुतलाना ये सभी हो जाते हैं। तो इसमें आपके 6 प्रकार आते हैं। मंद बाधित बच्चों का डेसिबल स्थिर रहता है, तो 35 से 51 डेसिबल, 55 से 69 डेसिबल, 72 से 89 डेसिबल और 90 से 100 डेसिबल। तो 55 से 69 डेसिबल हो जाता है। सामान्य बच्चों को IQ होता है, तो सामान्य बच्चे जो होते हैं तो वो 90 से 110 उनका IQ लेवल होता है। जो उससे ऊपर होते हैं तो वो प्रतिभाशाली, और जो नीचे जिनका IQ लेवल होता है वो मंदबुद्धि और कम बुद्धि वाले बच्चे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तभी जब आता है तब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे फास्ट रिवीजन है, तो आप लोग फास्ट तरीके से चीज़ों को समझें। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं कि इधर उधर से चीज़ों को कलेक्ट करने में लग जाते हैं, और लघु, हालांकि लघु भी पढ़ने चाहिए, अति लघु भी पढ़ने चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आपको फोकस करना चाहिए तो बहुविकल्पी और अति लघु पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अति लघु में क्या होता है, बहुत सटीक आंसर देना होता है। भाई आपसे पूछ लिया जाए कि प्रतिभाशाली बच्चे का IQ लेवल कितना होता है, तो आप ऐसा तो नहीं लिख दोगे कि हाँ ये प्रतिभाशाली, ये वो, ज़मीन आसमान के बारे में तो नहीं लिखोगे ना। सिर्फ आपको
इतना लिखना है 110 से ऊपर होता है, 140 तक जाता है और इससे ऊपर भी किसी किसी बच्चे का हो जाता है। तो आपने एक्यूरेट आंसर दिया, एकदम करेक्ट आंसर, तो इसमें 1 नंबर पक्का। अगर आपने ये नहीं लिखा, आप नहीं लिख पाए, तो 1 नंबर आपका चला गया। ये तो हो गई अति लघु उत्तरीय बात, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की बात। बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन में भी सेम यही कंडीशन होती है, 4 ऑप्शन है, अगर आपका सही है उसमें आपने सही पे टिक किया तो 1 नंबर मिला, और सही पे टिक नहीं किया तो 1 नंबर आपका चला जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे फोकस कर ले तो बहुविकल्पीय टाइप और अति लघु उत्तरीय टाइप, क्योंकि 2 अगर आप अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपका 1 लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बाकी आपको पढ़ना लघु उत्तरीय भी है, लेकिन उसको ये होता है कि सरसरी नज़र से हमने चीज़ों को समझा दिया। जैसे भाई हम पॉइंट समझाते हैं ना, तो हमने बताया आपको कि मंदबुद्धि बच्चा क्या होता है, प्रतिभाशाली बच्चा क्या होता है, समावेशी शिक्षा क्या होता है, ये सभी चीज़ें हमने आपको बता रखी हैं। अब आपके लिए आ गया कि समावेशी शिक्षा क्या है, तो आपने लिख दिया समान शिक्षा यानी समावेशी शिक्षा। इसमें आपने क्या किया, लघु उत्तरीय टाइप में भाई थोड़ा सा आपको लिखना होगा। तो आपको सभी पता है कि एक छत के नीचे बिना भेदभाव किए सभी को एक जैसी शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। इसमें ना तो लड़कियां ना लड़का, ऐसा नहीं है कि कोई भेदभाव या अमीर तबके से आया गरीब तबके से आया, ऐसा करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो मैं कहना लास्ट में ये चाहती हूँ मतलब कि आप लोग अति लघु और बहुविकल्पी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करें। एक ही बार में ना पढ़े, अगर एक बार में चीज़ें नहीं समझ आनी तो दोबारा पढ़ें, दोबारा नहीं तो तीसरी बार पढ़ें। मतलब आप लोग बार बार चीज़ों को रिपीट करें। और लघु में ये होता है, जब आपने अति लघु और बहुविकल्पी आपने चीज़ों को अच्छे से रिपीट कर लिया तो उसमें आपको अगर सरसरी नज़र से भी आपने पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, खैर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी तो आप लोग खुद ही समझदार हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक मानसिक बुद्धि इंद्रियां मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी हैं। ये कथन किसका है, तो क्रो का है, हीबर्ड का है, क्रिक का है, हैवेंड एंड फॉर्नेस का है। तो हैवेंड एंड फॉर्नेस का है। परामर्श का उद्देश्य आत्म परिचय का अवबोध है। ये कथन किसका है, तो रूथ स्ट्रेंग का है। बाकी रोलोम का, इंसमूर का या जोन्स का इन लोगों का नहीं है, ठीक है। प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि, देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 140 से अधिक हो जाता है। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है, तो स्वास्थ्य सुरक्षा, ज्ञानार्जन, सामाजिक संबंधों, विभिन्न व्यवसायों, तो स्वास्थ्य सुरक्षा से। पुस्तक ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन के लेखक हैं, तो हैविग हर्स्ट, अब्दुल रऊफ, कार्लसनिक, टर्मन, तो आपका हैविग हर्स्ट हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक किक ने सामान्य एवं प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान का आधार खेल द्वारा, पढ़ाई द्वारा, व्यायाम द्वारा या बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा। तो इसमें जो बच्चे वर्क कर रहे हैं उसके आधार पे सबसे अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की गति के द्वारा, ये आंसर आपका राइट है। समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है, तो निरीक्षण विधि का प्रयोग करके, साक्षात्कार द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। तो समस्यात्मक बच्चों की पहचान की जाती है उपरोक्त सभी के द्वारा, ये आंसर आपका राइट है। सामूहिक परीक्षण होता है, कैसे होता है, शाब्दिक भी होता है और अशाब्दिक। शाब्दिक मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं उनका होता है, और अशाब्दिक जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनका परीक्षण होता है, यानी कि दोनों तरह से हो जाता है। उसके बाद आपका 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें भाई, लाइक ज़रूर कर दिया करें अगर सेशन अच्छा लगे, क्योंकि सभी चीज़ें आप ही के लिए लेकर आते हैं। दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है, तो वातावरण भी और वंशानुक्रम भी है, तो दोनों हैं। तो इस तरह से आपका दोनों आंसर यानी सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अच्छी निर्देशन सेवा होती है, तो बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित, उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई आप निर्देशन दे रहे हैं किसी को, तो ऐसा तो नहीं है कि आप शिक्षक केंद्रित देंगे या समाज केंद्रित दे देंगे, भाई बच्चे को दे रहे हैं तो बाल केंद्रित ही देंगे, है ना। तो इसलिए बाल केंद्रित। और अब शिक्षा भी कैसी है, तो वो बाल केंद्रित है। पहले कैसी शिक्षा थी, तो शिक्षक केंद्रित थी। पहले शिक्षक जो कुछ होता था उसके सामने ना तो हम बोल सकते थे ना हंस सकते थे, एकदम स्टेच्यू बने खड़े रहते थे या स्टेच्यू बने बैठे रहते थे। जो भी शिक्षक कहते थे वही हमको करना होता था। अगर वो कह दें कि सुबह है तो सुबह है, अगर शाम है तो शाम है, वही वाली चीज़ तो है। खैर इसमें तो हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो शिक्षा भी अच्छी थी। अगर वो शिक्षा अच्छी ना होती तो आज हम लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे नहीं होते। अब की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, तो बच्चों को सर्वे सर्वा माना जाता है।
फिर आपका क्वेश्चन हो जाता है टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो टर्मन के अनुसार कितनी होती है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 90 से 110। ठीक है, तो आपका जो दा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है समुदाय का अर्थ कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो समुदाय का जो अर्थ है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो आगरा में, कानपुर में, लखनऊ में, उपर्युक्त सभी। तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र आपके उपर्युक्त सभी यानी आगरा में भी है, कानपुर में भी है और लखनऊ में भी है। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं। तो शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, ये सभी। तो विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार ये सभी हो जाते हैं। सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त है? ये भाई सांकेतिक भाषा जो होती है, जो सुनने में जिनको प्रॉब्लम होती है, भाई बच्चा नहीं सुन पा रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको संकेतों द्वारा उसको समझाएंगे ना, उसको बताएंगे ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है बा ऑप्शन, श्रवण बाधित बच्चों के लिए, यानी जो सुन नहीं पाते हैं। निर्देशन का प्रकार नहीं है, शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। तो शैक्षिक का प्रकार नहीं है, तो इसमें आपका लिखित निर्देशन हो जाता है। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, तो श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दृष्टि बाधितों के लिए। तो शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, तो किसकी? तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे ऐसे होते हैं, उनको यह ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा वातावरण दो तभी बच्चे आगे निकल पाएंगे। उनको निकलना है तो वो निकलेंगे, जितनी भी उनमें प्रॉब्लम्स भी आ जाएं, जितनी भी समस्याएं हों, वो सबको फेस करते हुए वो निकल जाते हैं। उनके लिए कैसा वातावरण हो, कैसा परिवेश हो, उनसे कोई मतलब ही नहीं होता है। तो प्रतिभाशाली बच्चे इस तरह के होते हैं। विकृत बालकों को बनाना चाहिए, तो परिवार पर निर्भर। देखिए यहाँ पे परिवार पर निर्भर तो बच्चे को बनाना ही नहीं चाहिए, वो विकृत बालक हो या कोई भी बालक हो, क्योंकि जिसने जन्म दिया है पूरी ज़िंदगी उसके साथ नहीं रह सकता। तो बच्चों को कैसा बनाना चाहिए? स्वयं पर निर्भर, अपने पे निर्भर। नॉर्मल बच्चा भी है उसको भी अपने पे निर्भर बनाना चाहिए, जिसमें कोई दोष है उसको भी निर्भर बनाना चाहिए। आप ऐसा नहीं अरे बेचारा चल नहीं पाता, अरे बेचारा देख नहीं पाता, बेचारा मत कह के आप उसको संबोधित करें। आप उसको क्या करें, उसको उस तरह से शिक्षा दें जो वो आगे चलकर कुछ बन सके। भले वो पैरों से चल नहीं सकता, आँखों से देख नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, लेकिन फिर भी आज ऐसे बच्चे बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे हैं जिनमें प्रॉब्लम्स भी है। तो वो ऐसे तो नहीं उनको बेचारा कह के हटा दिया गया। हमको बच्चे को बेचारा नहीं कहना है, हमको उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षा देनी है और उसको आत्मनिर्भर बनाना है। तो यानी आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है आत्मनिर्भर। और आपने देखा भी होगा कि जिनके पैर नहीं होते हैं वो रेस में अव्वल आते हैं। तो आप समझ लें कि उनकी भी रेस होती है और वो भी अव्वल आते हैं। तो यानी आप समझिए कि बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने में किसी ना किसी ने तो साथ दिया होगा और बच्चे ने खुद से इतना स्ट्रगल किया होगा। जो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, नॉर्मल होते हैं, हर चीज़ की उनको सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन कुछ बच्चों में प्रॉब्लम होती है, उनको आर्थिक स्थिति का भी सामना करना पड़ता है, सामाजिकता का भी सामना करना पड़ता है, यानी उनका परिवेश, उनका पर्यावरण, उनका रहन सहन, वो भी उनमें बाधा बनता है, लेकिन फिर भी वो बच्चा आगे निकल ही जाता है जिसको निकलना होता है। तो बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो वर्तमान में निःशक्त, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा पहले क्या कि भाई भेदभाव ये सब चीज़ें, तो जब देखने में आया कि ये सब चीज़ें तो गलत हैं, क्योंकि लड़के लड़की में फ़र्क किया जा रहा है। लड़कियों को नहीं पढ़ाना, लड़कियों को चूल्हा चक्की कराना है, किचन में काम करवाना है, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, ठीक है ना, लड़के पढ़ेंगे। तो ये सभी चीज़ें जो अमीर घराने के बच्चे हैं वो पढ़ेंगे, गरीब बच्चे नहीं पढ़ेंगे। उनको क्या किया जाता था, कहीं कहीं पर तो ऐसा होता था कि उनको धर्म के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर कि ये ऊंची बिरादरी का है, ये नीची बिरादरी का है, इस तरह से बच्चों को शिक्षा
कुछ बच्चों को उनसे वंचित रखा जाता था, यानी शिक्षा से वंचित रखा जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, समावेशी शिक्षा, यानी हम एक ही जगह पे सब बच्चों को शिक्षा देंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, या अमीर हो या गरीब हो, कहीं से भी आया हो बच्चा, लेकिन हम शिक्षा उसको एक ही जैसे देंगे, एक ही छत के नीचे हम देंगे। तो यही समावेशी शिक्षा, और आप समावेशी शिक्षा के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इसमें बच्चों के बारे में हम जान रहे हैं, बच्चों में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आगे आने वाले जो भावी जीवन में बच्चों को हम आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हक लाने के क्या कारण है, वंशानुक्रम और वातावरण। तो उपर्युक्त दोनों हो जाते हैं। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है, तो निर्देशन, प्रशिक्षण, शोधकार, उपर्युक्त सभी, तो इसमें आपका उपर्युक्त सभी हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाता है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों को शिक्षा, यानी निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है, तो समावेशी शिक्षा, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। हकलाने के कारण है, तो वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों हो जाते हैं, तो इसलिए आपका हो जाता है उपर्युक्त दोनों। क्यों ऐसे दोनों क्यों हो जाता है, वंशानुक्रम ऐसे होता है कि वंश जो वंशानुक्रम का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ऐसा भी हो जाता है। और वातावरण ये होता है कि जैसे बच्चे से आपने क्या कहा कि बच्चे से आपने तोतली ज़बान में बात की, या वहाँ पे कोई ऐसे बच्चा बोल रहा है तो बच्चे ने उसके सीख ली, ठीक है ना। और कुछ तो परिवारों में ऐसा होता है, बच्चे के लाड प्यार की वजह से, यानी बच्चों को प्यार देने की वजह से, बहुत प्यारा बच्चा है तो उससे तोतली ज़बान में बात करते हैं, तो ये भी कारण हो जाता है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लफ्ज़ हैं, जो तलफ़्फ़ुज़ हैं, उस अच्छे ढंग से आप बोले, बच्चों को सिखाएं, क्योंकि बच्चे को आप सिखा रहे हैं। प्रथम जो यानी पाठशाला कौन हो जाता है, परिवार हो जाता है, और शिक्षिका प्रथम माता हो जाती हैं। तो बच्चे को ऐसा नहीं कि उसकी तोतली ज़बान में बोल रहे हैं, बच्चे से रोटी की जगह लोटी कह रहे हैं, पानी की जगह मम्मा कह रहे हैं, ऐसा नहीं। जो चीज़ है उसको एक रेट बोलें, क्योंकि बच्चा आज सीखेगा तभी तो वो कल उस तरह से बोलेगा, है ना। तो ये सभी चीज़ें हो जाती है, वरना क्या होता है, हकलाने का कारण हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत लाड प्यार में वो ज़बान को ठहरा ठहरा के बात करते हैं, ऐसे लगता है लफ्ज़ों को उठा रहे हैं और पटक रहे हैं, ऐसे होता है ना, वो प्यार प्यार में। और मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं कि हमारा बच्चा देखो कितने स्टाइल से बोलता है, और वो स्टाइल नहीं होता है, वो तो उसमें कमी हो रही है, जो नहीं थी वो भी हो रही है ऐसे। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है, तो निर्देशन, प्रशिक्षण, शोधकार, तो उपर्युक्त सभी, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वाक दोष के प्रमुख प्रकार हैं, तो वाक दोष के यानी बोलने के, है ना, तो 6 प्रकार हो जाते हैं। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या, तो क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है। यानी देखिए आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो विकल्प आ और बा दोनों सही हैं, क्योंकि निर्देशन और परामर्श में यही तो होता है कि बच्चा आप ये करो और बच्चा आप ये मत करना। अगर आप इस तरह से सिलेबस पढ़ोगे तो आप अच्छे से 95% ला सकते हो, उससे प्लस भी ला सकते हो। और अगर आपने टाइम वेस्ट किया, आपने सारा टाइम सोने में और खेलने में और टहलने में और खाने में लगा दिया, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो हमने आपको ये बताया ना कि इस तरह से पढ़ो और क्या चीज़ें ना करो। तो वही चीज़ हो गई, क्या करने योग्य और क्या नहीं करने योग्य है। जो परामर्श देता है वो आपको ये चीज़ें बताता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, कौन विशिष्ट बालक नहीं है, तो प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, दृष्टि दोष युक्त बालक और अल्पसंख्यक बालक। तो यहाँ पे अल्पसंख्यक बालक हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विशिष्ट पूछ रहे हैं, और विशिष्ट जब भी आता है तब हम उसको एक्सप्लेन ज़रूर कर देते हैं। विशिष्टता वो होती है जो अच्छाई में भी गिनी जाए और बुराई में भी गिनी जाए। हम काले हैं तो ये हमारी विशेषता है, आप गोरे हो ये आपकी विशेषता है, आपकी हाइट बहुत अच्छी है ये आपकी विशेषता है, हमारी हाइट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, 5 फुट 5 इंच है, तो वो भी हमारी विशेषता है। आपकी उससे अबव है तो वो आपकी विशेषता है। आप दुबले पतले हो ये आपकी विशेषता है। सेकंड पर्सन मोटा ताज़ा है वो उसकी विशेषता है। यानी कहने का मतलब है जो सामान्य से ऊपर हो या सामान्य से नीचे हो उसको विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखेंगे।
तो सामान्य से ऊपर यानी प्रतिभाशाली बालक, सामान्य से नीचे यानी मंदबुद्धि बालक, दृष्टि दोषयुक्त यानी उसमें प्रॉब्लम है, देखने में प्रॉब्लम है तो वो उसकी विशेषता, भाई कोई देख नहीं सकता तो वो इसकी विशेषता, कोई देख रहा है वो उसकी विशेषता है, कोई बोल पा रहा है अच्छे से वो उसकी विशेषता है, कोई नहीं बोल पा रहा है वो उसकी विशेषता है। यानी क्या है, वो सामान्य से नीचे है या सामान्य से ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका द ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है, तो तीव्र गति से अध्ययन, संपुष्ट कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान, उपरोक्त सभी। तो बात ये सब सही है, क्योंकि तीव्र गति से अध्ययन, क्योंकि बच्चे को आप वही, जब वो प्रतिभाशाली बच्चा है और आप वहीं पे उसको रखेंगे, जितने उसके अन्य साथी, उसमें कुछ पिछड़ा बालक भी होंगे, कुछ मंदबुद्धि भी होंगे, कुछ सामान्य भी होंगे, और उसी के साथ उसको वहीं पे डाले रहेंगे तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि वो फिर प्रतिभाशाली जो बच्चा है वो अपनी जो प्रतिभा को कैसे दिखाएगा, है ना। तो उसको प्रमोट भी किया जाता है, उसको ऑफ़र भी दिए जाते हैं, उसको बाहर भेजा भी जाता है पढ़ने के लिए, उसको स्कॉलरशिप भी दी जाती है, उसका यानी कि उसका बहुत ज़्यादा साथ दिया जाता है, और क्या किया जाता है, उसको आगे बढ़ने में मदद की जाती है। तो ये सभी हो जाते हैं, तो उपरोक्त सभी है। प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से, प्रक्षेपी परिविधि से। तो अवलोकन से, प्रारंभिक अवस्था में अवलोकन से हो सकती है ना। उसके बाद है निर्देशन की आवश्यकता होती है अपंग व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को। तो निर्देशन की तो भाई सभी को विशेषता होती है, चाहे वो अपंग बच्चे हो या विशेष व्यक्ति हो या सामान्य व्यक्ति हो, क्योंकि प्रॉब्लम तो सभी के सम्मुख आती है, और जब प्रॉब्लम सभी के सम्मुख आती है तो वो अपनी प्रॉब्लम को उस शख्स के पास लेकर जाता है तो जो उससे ज़्यादा महारत हासिल किया होता है, या उस प्रॉब्लम को वो फेस कर चुका होता है ना, अनुभवी होता है। तो क्या होता है, वो उसे निर्देशन और परामर्श देता है। तो ये चीज़ हो जाती है, यानी सभी व्यक्तियों द्वारा, सभी व्यक्तियों को यहाँ पे है, यानी सभी को देना होता है। दृष्टि दोष की पहचान है, क्या आंखों को बार बार झपकना, भाई कुछ तो प्रॉब्लम है आंख में, इसलिए वो बार बार आंखों को क्या कर रहा है, झपक रहा है। पढ़ते समय आंखों में दर्द होना, भाई आंखों में दर्द है, नॉर्मल जो होते हैं, मतलब जिनकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं तो उनके तो नहीं दर्द होगा, लेकिन जब प्रॉब्लम होगी तभी दर्द होगा, तो यानी ये भी सही है। पुस्तक को आंखों के निकट रखना, वो क्या कर रहा है, दूर से उसको नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी जो एक दूरी होती है उस दूरी पे नहीं, वो तो बहुत पास में लाकर देख रहा है, यानी उसकी आंखों में प्रॉब्लम है। तो उपयुक्त सभी परेशानियां हो जाती हैं, यही राइट आपका आंसर है। विशिष्टता का संप्रत्यय होता है, केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो विशिष्टता का संप्रत्यय होता है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक ये दोनों होते हैं। कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है, तो बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक या शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो यहाँ पे आपका जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक ये हो जाता है। ब्रेल विधि संबंधित है, तो किससे संबंधित है, श्रवण दोष से, मानसिक दोष, अपंगहीनता या दृष्टि दोष। तो इसमें आपका दृष्टि दोष हो जाता है। ब्रेल लिपि में क्या होता है कि जिनको दिखाई नहीं देता, ब्रेल लिपि उन्हीं के लिए तो है ना। तो इसमें उभरे हुए अंक होते हैं, उभरे हुए अंकों को क्या किया जाता है, उसी पे हाथ फेर कर उसको क्या किया जाता है, हाथ फेर कर देखा जाता है कि ये छोटा है या बड़ा है, तो इस तरह से इनको शिक्षा दी जाती है। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1991, 1992, 1993 या 1995। तो इसमें आपका 1992 हो जाता है, ये आपका राइट आंसर है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं, क्या विशिष्ट कार्यक्रम चलाए जाते हैं, संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उपचारिक कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उपरोक्त सभी कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो इसलिए आपका द ऑप्शन राइट है। श्रवण बाधित बालकों में प्रयास सुनने की क्षमता होती है, तो कितनी, 30 से 50 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल या 60 डेसिबल या अधिक, 50 डेसिबल या अधिक। तो 60 डेसिबल या अधिक ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है, तो विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, उपर्युक्त सभी। तो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत विकलांगता भी है, रोगग्रस्तता, अक्षमता यानी सभी, ये आपके राइट आंसर, ये मतलब सभी राइट है, तो इसलिए उपर्युक्त सभी आपका राइट हो जाता है। सही दृष्टि कहलाती है, तो 6/6, 6/9, 6/12, 6/18।
तो आपका 6/6 आपका राइट आंसर हो जाता है। शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य पिछड़े बालकों को शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना या बच्चों में शैक्षिक समझ बनाना। तो सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है ना, शैक्षिक समावेशन। तो सभी बच्चों को जोड़कर हम शिक्षा देंगे। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? तो 2 या 3 या 5 या 7। तो इसमें आपके 5 हो जाते हैं, इसलिए आपका सा ऑप्शन राइट है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब फ्रेंड्स करते रहें। आपका एक लाइक हमें कितना ज़्यादा मोटिवेट करता है, आप ये नहीं समझ पाएंगे। जब आप जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहाँ पे आप होंगे, तब आपकी समझ में आएगा कि एक एक लाइक कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इससे आपका सपोर्ट भी हमको मिलता है, और आपने इतना सपोर्ट किया तो हम आज यहाँ पे हैं। तो आपके सपोर्ट की भाई हमें बहुत ज़्यादा नीड है, तो इसलिए आप लोग सपोर्ट करते रहें। और जितनी ही फैमिली बढ़ेगी तो उतना ही अच्छा होगा, उतने ही हम मजबूत होंगे। तो यानी आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा परिवार बढ़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए आप लोग सपोर्ट करते रहें। विशिष्ट बालक किस बुद्धि लब्धि में नहीं आते हैं? तो 70 से 75, 75 से 85, 90 से 110, इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट बालक तो इनमें से कोई नहीं हो सकता, क्योंकि विशिष्ट बालक 110 से ऊपर का जो बच्चा होता है, कितना, तो 110 से एबव होता है, वो 140 तक, और कभी कभी 140 से भी ऊपर पहुंच जाता है, यानी 180-90 तक बच्चा पहुंच जाता है, ठीक है ना। 180 और 90 तक बच्चा पहुंच जाता है, यानी 190 है यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है। तो विशिष्ट में सामान्य बालक, दिव्यांग बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक, इनमें से सभी। तो बा और सा यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में जो शामिल नहीं है वो कहे जाएंगे तो सामान्य से ऊपर और सामान्य से नीचे। तो इस तरह से देखिए, तीव्र बुद्धि वाले बालक, तो ये तो आपका सही है। क्यों? क्योंकि सामान्य से ये क्या है, ये सामान्य से हो गया ऊपर, और जब यहाँ पे सामान्य बालक है तो सामान्य बालक तो नहीं होगा, क्योंकि या तो सामान्य से नीचे हो या सामान्य से ऊपर हो, सामान्य इसमें नहीं आता है। तो इसलिए सा और बा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेल लिपि का विकास दिया, तो क्रिक ने, इताई ने, लुइस ने, एलिस ने, तो लुइस ने दिया। भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण है, तो कंप्यूटर, श्रव्य दृश्य सामग्री, भाषा प्रयोगशाला, उपयुक्त सभी। तो सभी तो हैं भाषा कौशल, सुनना बोलना पढ़ना लिखना आप सभी से तो कर सकते हैं। तो यानी इसमें आपका द ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई, तो कब हुई? 1995, 1993, 1994, 1992। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 1992 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है दृष्टि दोष बालकों के लिए, वाणी दोष बालकों के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो हो जाता है वो दृष्टि दोष बालकों के लिए, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है, तो 2%, 4%, 3% या इनमें से कोई नहीं। तो आपका 3% यानी सा ऑप्शन आपका राइट है। अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित हैं, कानपुर, नागपुर, देहरादून, नई दिल्ली। तो आपका देहरादून राइट आंसर है। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? तो विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, उपयुक्त सभी। तो ये सभी इसमें आ जाते हैं। परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है, बरेली में स्थित है, वाराणसी में स्थित है या इलाहाबाद में स्थित है। तो आपका इलाहाबाद इसमें राइट आंसर हो जाता है। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य और क्या नहीं करने योग्य। देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सही दृष्टि दोष, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 6/6 आपका राइट आंसर हो जाता है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तो आपका हो जाता है तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी आपका राइट है। भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थानों को अनुदान देती है, तो 90%, 50%, 40% या 60%। तो इसमें आपका 90% राइट आंसर हो जाएगा।
समस्यात्मक बालक हैं, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, माता पिता का कहना ना मानने वाले, तो ये सभी जो हैं वो समस्यात्मक बालक होते हैं। तो इसलिए उपर्युक्त सभी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में है? कठोर, मृद, दोनों, कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर जो हो जाता है वो कठोर, क्योंकि ब्लैक बोर्ड आपका कैसा होता है? तो कठोर होता है। प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? तो अविकसित, सामान्य, तीव्र, इनमें से कोई नहीं। तो तीव्र होती हैं। परामर्श के प्रमुख गुण हैं तो आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आत्म स्वीकृति, उपरोक्त सभी। तो प्रयुक्त सभी हो जाते हैं। दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। विशिष्ट शिक्षा में, समन्वित शिक्षा में, मुख्य धारा में, उपयुक्त सभी में। तो समन्वित शिक्षा में ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? तो इसमें 6 उभरे हुए बिंदु होते हैं, जिनसे क्या किया जाता है? उनको टच करके यानी स्पर्श करके जिनको दिखाई नहीं देता है वो से शिक्षा ग्रहण करते हैं। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है डेसिबल अंक, बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धि, उपयुक्त सभी। तो श्रवण जो सुनने में प्रॉब्लम जिनको होती है तो डेसिबल अंक। अल्फ्रेड ब्रेन ने अपना बुद्धि परीक्षण दिया था, तो आपका रटा हुआ क्वेश्चन है 1905 है ना। तो 1905 ईस्वी में इन्होंने दिया था बुद्धि परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है? तो कहानी, निष्कर्ष, गणना, उद्देश्य। तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नहीं है तो वो आपका कहानी हो जाता है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? सिगमंड फ्रॉयड, वुंट, थॉर्नडाइक, पावलोव। तो आपका आंसर वुंट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन राइट है। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपका उपयुक्त सभी ये आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद आपके कुछ ही क्वेश्चन बच रहे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर देखिए सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको इस तरह के PDF नोट्स और आपको अच्छे से क्लासेस आपको चाहिए तो आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब कर देते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। नोटिफिकेशन जब पहुंच जाता है तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। और प्लेलिस्ट भी बन रही है, आप लोग प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं सीरियल वाइज चीज़ों को, और अच्छे से आप उसमें स्टडी कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं, है ना। तो आपका हो जाता है हकलाने के कारण। तो वंशानुक्रम और वातावरण ये भी आपका क्या है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी उपयुक्त दोनों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती, तो श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चा है अगर, तो उसको कैसा भी आप वातावरण दे दो, कैसा भी आप परिवेश दे दो, कैसा भी माहौल दे दो, बात एक ही होती है, परिवेश, वातावरण, माहौल। लेकिन हमने सभी भाषा में बोल दिया, क्योंकि ये ऐसे बदल बदल के पूछ लिया जाता है और बच्चे क्या करते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, वातावरण हो, परिवेश हो, माहौल हो, तो ये सबसे बेस्ट होता है। लेकिन प्रतिभाशाली बच्चे पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसा भी माहौल दे दो। अगर वो आर्थिक स्थिति भी उसकी ख़राब होती है, वो आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहा होता है, फिर भी वो आगे बढ़ता है। कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी समस्या आती हैं, लेकिन प्रतिभाशाली बच्चा जो है वो आगे बढ़ ही जाता है। आपने देखा होगा कि एक, उनका नाम नहीं हमको याद है, तो उन्होंने क्या किया था कि एक होल था छोटा सा, उनके यहाँ लाइट तक नहीं थी, तो एक छोटा सा हॉल था और बाहर से रोशनी आती थी, उस रोशनी में उन्होंने पढ़ा था और पढ़कर कामयाब हुए थे। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि सारी सुविधाएं हों, ये ज़रूरी होता है कि आपका जो माइंड है वो चाह क्या रहा है, वो चाहता क्या है। अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो वो आगे ज़रूर बढ़ेगा, और अगर नहीं कुछ करना चाहता है जो बच्चा, तो उसके साथ कुछ भी, कितनी भी सहूलियतें दे दो। आज देखिए कितनी सहूलियतें, हर एक चीज़ है भाई। गर्मी है तो उसके सारे इंतज़ामात हैं, सर्दी है तो उसके सारे इंतज़ामात हैं,
कोई चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप एक पेन बोल रहे हो तो आपकी मम्मी पापा 10 पेन ला के दे रहे हैं। अगर आप एक नोटबुक मांग रहे हो तो आपके मम्मी पापा 10 नोटबुक ला के दे रहे हैं। मतलब यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि किसी चीज़ की आपको प्रॉब्लम नहीं है। क्लासेस आपको ऑनलाइन मिल रही है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं। कुछ बच्चे जाने के बजाय अरे बहुत दूर जाना रहता है, अरे ये करना रहता है, अरे वो करना रहता है, वो चीज़ें भी अब ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी जिनको आगे नहीं बढ़ना है वो नहीं बढ़ते हैं, और जिनके यहाँ ये सभी प्रॉब्लम को हटा, ये मतलब ये सभी चीज़ें नहीं है और उनके यहाँ ये सभी चीज़ों की प्रॉब्लम है, वो उससे वंचित है, लेकिन फिर भी वो बच्चा आगे बढ़ता है। आपने देखा भी है, इसके एग्जाम्पल भी आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप देखें कि किस किस तरह से कौन कौन सक्सेस हुआ है। जिनके यहाँ कुछ भी नहीं था वो आज सक्सेस हुए हैं, ठीक है ना। तो हालांकि ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आप ये सोचें हम क्या नहीं कर सकते हैं। हमने जो चीज़ अपने माइंड में रख ली वो हमको करना है ना। एक सीट हमको पक्की अपनी करनी है तो करनी है। कैसे नहीं करेंगे, आप ये सोचें कि जो दूसरे हैं जिनको सीट मिल जाती है वो भी तो इंसान ही है ना। तो और उनको भी 24 ही घंटे मिलते हैं भाई, दिन के 24 घंटे, महीने के 30 दिन मिलते हैं, हफ्ते में 7 दिन मिलते हैं, सभी को ऐसे ही मिलता है। लेकिन कुछ लोग उसको भुना लेते हैं और कुछ लोग नहीं भुना पाते हैं, ठीक है। तो आप लोग से ये कहेंगे कि आप लोग ये सोचें हम क्या नहीं कर सकते हैं, इस पे फोकस करें, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं आज की सीरीज़ का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो हम इसके जो ऑप्शन है वो नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर पर चलेंगे। 1992 हो जाता है। तो ये देखिए 3 से 4 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रेल लिपि से संबंधित ये सभी देखिए कितने रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, तो यानी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की क्लास ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसको आप अच्छे से देखिए। और जो 2 आपके पेपर रह गए हैं 20 और 21, यानी 2020 का और 2021 का, वो भी हम लेकर बहुत जल्दी आ जाएंगे आपके सम्मुख। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए अब आप लोगों को कौन सी क्लास चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्लास लेकर आएंगे उसी सब्जेक्ट की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को बहुत ही अच्छे से करें। और ख्याल रखने के लिए हम इसलिए कहते हैं कि देखिए बहुत ज़्यादा भी आप पढ़ाई ना करें कि इतनी ज़्यादा कि कुछ याद ही ना रह पाए, और इतनी भी कम ना करें कि कुछ आता ही नहीं है। आप नॉर्मल चीज़ों को देखें, पढ़ें अच्छे से, और जितना समझ में आता है उतना आप पढ़ें। बहुत ज़्यादा के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, सब कुछ खो जाता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।